कम कॉन्स्टिट्यूशन की 26th अमेंडमेंट जो उतने अरसे से डिबेट हो रही थी और जो जिसकी डिटेल ड्राफ्ट किसी के सामने भी नहीं मौजूद था, वो अब अवेलेबल हो गया है। अभी कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त सीनियर वकील साहब भी मेरे पास उठ के आए हैं और वो मेरे से डिस्कस करना चाह रहे थे ये। तो गुफ्तगू से उनकी ये लगा कि उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं हुआ था कि जी फलां ने ये कहा है कि सुना है कि यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड को अब टैक्स लगाने की पावर मिल गई है। नहीं, कुछ ये कह रहे थे कि जी सुना है कि जी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपने अपील करनी है तो 10 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। नहीं, कुछ ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस प्रोविंसेस के अंदर हाई कोर्ट्स के अंदर बन गए हैं। नहीं, बन सकते हैं। कुछ ये कह रहे थे कि जी मुकम्मल तौर के ऊपर ये जो जुडिशल कमीशन के पास जो पावर हुआ करती थी जजेस की अपॉइंटमेंट की, वो उनसे ले ली गई है प्रॉबली। अब वो एक जुडिशल कमीशन के साथ एक कमीशन बना दिया गया है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी और एक कमीशन बना दिया गया है जिसमें जजेस माइनॉरिटी के अंदर होंगे। इस तरीके से सिलसिला है। अब पॉलिटिकल गुफ्तगू वगैरह तो हम इसके ऊपर प्रॉब्ली नहीं करेंगे, वो उसका मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का मकसद शायद ये है कि एक दफ़ा आपके साथ बैठ के पढ़ तो लिया जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये गज़ेट के अंदर जो छपा है इसका मंडे 21 अक्टूबर को आज की तारीख के अंदर ये छपा है, आज से ये इफ़ेक्टिव हो रहा है। वो आप आगे पढ़ेंगे, गज़ेट के अंदर छप गया है। फॉलोइंग एक्ट मजलिस शूरा हैज़ रिसीव्ड सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट की तरफ से, दोनों हाउसेस से होके सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 21 अक्टूबर को ही आज सुबह लगता है मिली है। कल रात तक तो वो कर रहे थे, आई थिंक पार्लियामेंट से पास हुए या शायद रात को ही अप्रूव कर दिए। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड एज फॉलोज। इसका नाम देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024। और अच्छा, ये कहाँ पे ये अवेलेबल है? अगर आपके तक पास अभी तक नहीं पहुंची तो अगर आप फेसबुक के ऊपर जाके मेरी अगर आप टाइमलाइन देखें तो वहाँ पे एक लिंक गूगल का मैंने वहाँ पे अवेलेबल कर दिया और साथ इन सारी पीडीएफ का लिंक अवेलेबल कर दिया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें एक और जगह के ऊपर मैंने ये तमाम जेपैग के फॉर्मेट के अंदर, अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड करना चाहते हैं जेपैग फॉर्मेट में, वो भी अवेलेबल है। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 1 के अंदर, कम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली, 26th अमेंडमेंट एक्ट है। और सबसे पहले इसके अंदर सबसे इब्तदा वैसे अच्छे अंदाज के अंदर की है, आर्टिकल 9A इंट्रोड्यूस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और से आर्टिकल 9 के बाद 9A में क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हर बंदे का फंडामेंटल राइट है। पहले तो राइट ऑफ लाइफ के अंदर पढ़ा जाता था कि राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, मगर अब ये है कि क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए कि जो सस्टेन भी कर सके। इसको इस्तेमाल करके हाउसिंग सोसाइटीज़ रावी में जो बन रही हैं और जो बेशुमार चीज़ें हो रही हैं, तो पहले तो राइट ऑफ लाइफ के अंदर होता था, तो एक अब आपको एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट, हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी आप तमाम दोस्तों को मुबारक हो। आर्टिकल 38 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको मैं अगर इधर ले आऊँ पुरानी, अच्छा सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर ड्राफ्ट अगर आप देखें ना जाके सेनेट का या ऑनलाइन गूगल करें, तो वो पुराना आई मीन अलमिया ये नहीं है कि नेशनल असेंबली की जो वेबसाइट के ऊपर है वो 20th अमेंडमेंट तक है, जबकि 25 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये ऑनलाइन अगर आप जाएं pakistan.org के ऊपर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है और ये अमेंड हुआ है आपके नज़दीक। द अमेंडमेंट इज कमिंग इनटू आर्टिकल 38 अगर आप एग्जामिन करें इसके अंदर जाके, तो आर्टिकल 38 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में 24 से है करके। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता 38 के अंदर रिबा ख़त्म करने का लिखा था, एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ये किया है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर, शायद मौलाना ने ही डलवाया हो ये, एलिमिनेट रिबा कंप्लीटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2028 तक इन्होंने रिबा ख़त्म करनी है। और ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। शायद मौलाना को ये आगाह वगैरह नहीं किया गया कि शायद उनको पता भी हो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होते हैं महदूद, until and unless the principles of policy are there, they're not enforceable in a court।
एक विश है कि जिसको हमने लेके आगे चलना है। सो इसको ये लिख देने से रिबा ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये हमारी उमंग है। सो इंटरेस्ट अन इस्लामिक है, दुरुस्त है, रिबा अन इस्लामिक है, दुरुस्त है, तो इसलिए करने से, मगर ये ऑटो एनफोर्सेबल नहीं होगी। 48 के ऊपर अगर आप आ जाएं तो 48 के अंदर उन्होंने ये लिखा है, आर्टिकल 48 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, ये बहुत मुझे अजीब सी अमेंडमेंट नज़र आई है। ये पढ़ने से तो शायद लगता है कि प्रेसिडेंट को बेशुमार, गवर्नमेंट को शायद पता भी नहीं लगा ये क्या करना क्या चाह रहे थे। अगर इफ़ यू गो टू 48 की तरफ, 48 में पहले ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट के कहने के मुताबिक किया एक्ट करेगा, और अगर नहीं करता था तो आप प्रेसिडेंट के ऑर्डर को जाके, या यू कुड हैव ट्राइड एंड चैलेंज्ड इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे 48 के अंदर अगर आप पहले देखें, 48 में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है। मकसद इनका शायद कुछ और था, और जिसका इसका नेट इफेक्ट अलहदा होगा कि क्वेश्चन एज टू वेदर, if so what, as to whether any, or if so what advice was tendered to by the cabinet, prime minister or a minister of state shall not be inquired into in or by any court, tribunal or authority. Now that I look at it, पहले तो ये लिखा होता है मिनिस्टर, और अब जो अमेंड कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की जो सारी की सारी होगी एडवाइस, उसको इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। पहले से तब्दीली नहीं आई ज़्यादा, कोई मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जो है कि वो कोर्ट नहीं देख सकता, कोर्ट देख सकता है। प्रेसिडेंट को कौन सी इंक्वायर्ड इनटू मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट करेगा, बट कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको प्रोटेक्शन दी गई है, पहले भी थी कि कोई कोर्ट ट्राइब्यूनल उसको नहीं देख सकता। अभी भी उसकी देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसको बाईपास किया जाता है। सो once again, initially I was thinking कि कोई इसको इस तरीके से लिख दिया, question as to whether any and if so what advice was given, वो तो पहले वाले के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद है। और 48 के अंदर अगर आप देखें, वेदर एनी एडवाइस, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को एडवाइस ही नहीं मिलती, वो खुद ही बैठ के कर लेता है कुछ, अगर उसने करना है प्राइम मिनिस्टर से पूछता ही नहीं है। तो इसके मुताबिक 4 के मुताबिक एज इट स्टूड पहले, 3 किधर गया वैसे, बाय द वे 3 डिलीट हो गया हुआ है। 4 के मुताबिक अभी भी वही मेंटेन किया हुआ है, कोई कोर्ट देख ही नहीं सकता, तो हु इज गोइंग टू स्टॉप द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट गोज अहेड एंड डज समथिंग इसके अंदर। सो ये एक अभाम वगैरह है, इसके ऊपर अलहदा किसी वक्त बात करेंगे। 81 के अंदर जाके आर्टिकल 81 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, मैंने प्रिंट आउट करके भी ऑलरेडी देख लिया था। 81 के अंदर एक्सपेंसेस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के बारे में है कि पहले ये था कि खर्चे वगैरह फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ मिलते थे, अब लिख दिया सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी खर्चे वहाँ से मिलेंगे। और साथ ये भी लिख दिया कि इलेक्शन करवाने के भी, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी लोकल गवर्नमेंट के भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आएंगे। अगर आप यहाँ पे आके देख लीजिए, डीए के अंदर 81 के अंदर अमेंड हुआ है, तो आर्टिकल 81 अगर आप यहाँ पे जाके खोल लीजिए, फेडरल गवर्नमेंट, सॉरी, मजलिस शूरा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 81 आता है उस सेक्शन में। 81 में ये लिखा हुआ था पहले कि एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, कौन कौन से वहाँ पे चार्ज किए जा सकते हैं, तो इलेक्शंस के खर्चे भी यहाँ पे डाल दिए गए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के होते थे, प्रोविंशियल वाले वहाँ से हुआ करते थे, अब डाल दिया गया फेडरल शरीयत कोर्ट का खर्चा भी, और साथ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तानी फेडरल शरीयत कोर्ट तो शायद पहले से नहीं था, वंडर उनका खर्चा कहाँ से आता है और कैसे होता है। आगे चलें। खैर, एडवोकेट जनरल में, अच्छा, आर्टिकल 111 ये था कि प्रोविंशियल असेंबली किस किस को सुन सकती है, तो इट्स स्ट्रेंज वन, ये पता नहीं किसी की लगते फरमाइशी प्रोग्राम लगता है कि 111 के अंदर अगर आप जाके देखें प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, अब एज ऑफ राइट अगर आप कोई एडवोकेट जनरल के साथ कोई एडवाइज़र भी अगर अपॉइंट कर दें, तो एडवाइज़र भी जाके फेडरल बोल सकता है, इन एडिशन टू द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ए राइट टू स्पीक इन प्रोविंशियल असेंबली, तो एडवाइज़र को भी पावर दे दी गई।
फेडरल वाली साइड के ऊपर थी कि नहीं मजलिस शूरा में, वहाँ पे मेरे ख्याल में शायद अटॉर्नी जनरल था, उसका पता नहीं क्यों नहीं ऐड किया गया, शायद हो ऑलरेडी। बट वंस अगेन बड़े लोगों की बड़ी चीज़ है। 175A के अंदर जो अपॉइंटमेंट का तरीका है मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट्स के अंदर, और साथ इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। पहले तो हुआ करती थी जुडिशल कमेटी और एक पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करती थी। अब मामला कुछ ये तब्दील कर दिया गया है कि अब एक कमीशन बना दिया गया है जिसके अंदर, उस कमीशन के अंदर अगर आप ये नंबर गिनने शुरू करें 175A के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए, कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ये चीफ जस्टिस साहब, सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के भी अब जजेस आएंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर अलहदा बनाएं, उसमें आप अगर जूनियर जजेस डाल दें, वो किस तरीके से होगा, भी अजीबो गरीब सी बीच में खिचड़ी वगैरह पकने जा रही है। बट समझने की इसके अंदर बात ये है कि अगर ये आप टेबल एग्जामिन करें तो इसके अंदर से जुडिशरी के अब सिर्फ 4 लोग होंगे आउट ऑफ 12, और इसके अंदर एक फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और फिर आप अगर आगे चले जाएं 2 सेनेट के मेंबर, 2 मेंबर फ्रॉम नेशनल असेंबली होंगे और 1 वुमन टेक्नोक्रेट होंगे। तो 4 जब 3 7 7 11, और ये इस तरीके से 12 की एक कमेटी होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कमीशन बना है। और इसके साथ साथ स्पेशल एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी चीफ जस्टिस विल बी नॉमिनेटेड बाय द स्पेशल चीफ जस्टिस कौन होगा उसको करने के लिए पावर इनके पास नहीं होगी, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई है। और स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 8 मेंबर नेशनल असेंबली होंगे, अगर आप ये 3A में जाके देखें 4 मेंबर सेनेट के होंगे, और अगर डिज़ोल्व हुआ हो या अगर गवर्नमेंट ओवर थ्रो कर दी हो और सेनेट वहाँ पे मौजूद हो, तो इसके अंदर लिखा हुआ सारे के सारे सेनेट से ही आएंगे। बट 12 होंगे, उन 12 के अंदर से लिखा हुआ मुख्तलिफ पार्टीज़ की भी नुमाइंदगीज वगैरह इंश्योर की जाएंगी। अब यार देखो, इसकी टेक्निकलिटीज़ वगैरह के अंदर इतने ज़्यादा मैंने डिटेल के अंदर पढ़ी तो है, बट जाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई मीन डिपेंडिंग ऑन आपको पॉलिटिकल लीनिंग कौन सी साइड पे आपको पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, या इंटरफेरेंस होनी चाहिए जुडिशरी की, पार्लियामेंट की तरफ से आनी चाहिए कि नहीं, वो भी उस पर डिपेंड करेगा। दुनिया में, अमेरिका में फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रोसेसेस पॉलिटिकल साइड से ही होके आते हैं, मगर बाद में क्या होता है कि फिर वो जजेस को वहाँ पे मुकम्मल चीफ जस्टिस से भी लेके सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट भी उनके सेनेट के तहत और सारी की सारी होती हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आती हैं, ओपन होके आती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन कैमरा आई बिलीव प्रोसीडिंग्स लिखी हुई हैं, मगर होता क्या है कि जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उनको आप मुकम्मल तौर पे हैंड्स ऑफ कर देते हैं, और फिर वो जुडिशरी जाने और वो आपस में कैसे करें। यहाँ पे थोड़ा सा तब्दील किया गया है इस चीज़ को, इन चीज़ों को अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसके अंदर करूँ, अलहदा भी बीच में बात की जा सकती है। बट वंस अगेन ये अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कमीशन है क्राइटेरिया, पहले मंसूर अली शाह साहब ने एक बनाए थे रेगुलेशन अपॉइंटमेंट के लिए, अब बट वंस अगेन लगता है क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, एवेल्युएशन, प्रोसीजर और ये सारे का सारे दोबारा रूल्स बनाए जाएंगे। तो उससे पहले कैसे फंक्शनल होगी, एक तो सवाल ये आएगा। दूसरा, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात की हुई है, उसके जी सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बारे में अगर मैं जिक्र कर रहा था, अगर आप उसकी बात देखें, उसकी डिटेल्स वगैरह तो आपको मिलेंगी आगे जाके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन कौन से केसेस सुनेंगे, हाई कोर्ट में भी बनाने की सजेशन है, और वो वाले जो बेंचेस हाई कोर्ट के अंदर बन रहे हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हर वो इमीडिएटली नहीं बनेंगे, वो नोटिफाई होंगे मुख्तलिफ प्रोविंशियल असेंबली से, अगर एक नोटिफिकेशन पास होगा तो तब बनेंगे। तो क्या डराने के लिए किया जा रहा है कि एक्चुअली बन रहे हैं प्रोविंशियल बेंचेस, वो भी देखे जाएंगे अगर मेजॉरिटी के ज़रिए पास होता है प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ से। मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंचेस बन रहे हैं उसका मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया। वी डोंट नीड टू गो इनटू इट दैट मच इन डिटेल,
बट लग ये रहा है कि अब पैरेलल अंदाज के अंदर जुडिशरी के अंदर एक जुडिशरी मौजूद होगी जिनके तहत पावर्स डिवाइड अप की जाएंगी। ये कौन किस नौयत की कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें देखी जा सकती हैं। बी एज इट में ये वाला तो 185 वो सॉरी 175 ए के ऊपर तो भी अलहदा डिटेल के अंदर बात करेंगे। आई थिंक अलहदा शायद वीडियो ज़्यादा बेहतर होगा इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इट, बट वंस अगेन पॉलिटिकल ऊपर लेवल की लड़ाई के ऊपर हम आपस में वैसे भी बात नहीं करते। वी नीड टू टॉक अबाउट कि हमारी एक्चुअल डे टू डे वकालत के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। और उसका असर जो पड़ता है वो काफ़ी फंडामेंटल है। आगे जाके आप देखेंगे। एक चीज़ मैं बताता जाऊं कि इसके तहत ये जो क्लॉज है 9 और 10 जो ओमिट किया गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ख़त्म, और ये एक्सआई जो है ये पुराने मैकेनिज्म जुडिशियल और पार्लियामेंट्री कमेटीज की जो बात थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब ऊपर एक कमीशन बैठेगा और नीचे एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जो कि किसी जज के ख़िलाफ़। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक चीज़ जो इसके अंदर ऐड कर दी गई है कि कमीशन कंडक्ट एनुअल परफॉर्मेंसेस करेंगे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की, किया करेगी एनुअल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हाई कोर्ट के जजेस की। और परफॉर्मेंस अगर नहीं होगी तो अच्छी तो उसको 6 महीने की भी इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम देंगे। और उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो फिर आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रजू कर देंगे। खुद इनके पास कोई पावर नहीं मौजूद किसी जज के अगेंस्ट प्रोसीड करने की, मगर वो सारी की सारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर 209 को अगर आप देखें तो वहाँ पे इनकलकेट कर दिया गया। वहाँ पे भी जज साहबान के पास कुछ है वगैरह प्रोटेक्शन मौजूद, मगर आपको अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसले करते हैं, अगर आप काम नहीं करते तो आई थिंक एम्बेरस करने की थोड़ा सा पोटेंशियल जुडिशरी का यहाँ पे लगता है नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये और एक चीज़ और अगर आप इसके अंदर देखिए विच इज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड, एक काफ़ी सोच समझ के जो जुडिशरी का कंट्रोल था अपॉइंटमेंट्स के ऊपर और जुडिशल कमीशन के ऊपर भी, वो भी एक तरीके से नलिफाई किया गया है। और इसके अंदर अगर आप 22 में देखें तो लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन वो अगर चाहें तो कमीशन की मीटिंग खुद भी कॉल कर सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो वो सेक्रेटरी की दो चेयरपर्सन अगर नहीं करता तो सेक्रेटरी बीच में कन्वीन कर सकता है मीटिंग। वहाँ पे कौन चेयर करेगा, कैसे चलेगा, वो उसके मुताबिक चलेगा। और भी फंडामेंटल चीज़ें, बट प्रिंसिपली इसका फोकस वगैरह अमेंडमेंट्स का यही नज़र आ रहा है कि नाउ द कमीशन इज़ सुप्रीम। और उस कमीशन के अंदर पार्लियामेंट की मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट के नुमाइंदों की मेजॉरिटी है। और इसके साथ साथ इन कैमरा प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी। एक और नॉट ओनली दैट बल्कि साथ ये भी साथ लिख दिया गया है। अच्छा, जज साहिबान की एज ऑफ अपॉइंटमेंट अगर आप आगे जाके देखें हाई कोर्ट के लिए 40 साल की कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये था 177 अगर आप देखें पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था कि डायरेक्ट भी आप अपॉइंट हो सकते थे। अब ये ऐड कर दिया गया है कि 5 साल के लिए कम से कम हाई कोर्ट का जज होना भी लाजमी है सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन के लिए। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे ये नज़र आई है और जो कि शायद ड्राफ्टिंग में इनकी गलती है, जो कि शायद ये प्रॉपरली नहीं देखा कि सुप्रीम चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो मैकेनिज्म दिया गया है, खैर वो अभी आगे आएंगे तो देखेंगे। 179 की तरफ अगर आप आ जाएं, 179 के अंदर ये ऐड कर दिया गया है कि 3 साल के लिए चीफ जस्टिस या अगर वो रिजाइन करे या अगर रिमूव फ्रॉम ऑफिस हो तो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा। और अगर कम उम्र का चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हुआ है, 65 साल की उम्र से पहले ही अगर हो जाए, 3 साल उसके कंप्लीट हो जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड तस्वर होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। I don't think this would apply to Chief Justice of the High Court as well. It's only for the Chief Justice of Pakistan. दूसरा, before coming to 184, I wanted to see एक second.
एक रेलेवेंट आर्टिकल जो आपके लिए देखने के लिए है, जो इफ़ वी कम टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के अंदर अगर आ जाएं और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 3 जजेस के अंदर से कमेटी जो होगी वो जो अपॉइंट चीफ जस्टिस करेगी 2/3 के मेजॉरिटी की टोटल मेंबरशिप के मुताबिक करेगी। और once again as I had pointed out, कमेटी के अंदर आई बिलीव 2/3 12 के अंदर से सारे के सारे नॉन गवर्नमेंटल हैं। अगर आप जुडिशरी की साइड के ऊपर देखिए तो 3+1 4 जजेस हैं, 3 ऊपर से, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, 12 नहीं बल्कि 13 हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 3 और जजेस, 4 आ गए, और जमा 1 5 5 के अंदर से अगर कोई भी 3/4 2/3 मेजॉरिटी लिखा हुआ 12 के अंदर से, तो उनको 6 13 के अंदर से, तो प्रिंसिपली नज़र ये आ रहा है कि एक भी अगर जज गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट के जो नॉमिनीज वगैरह हैं उनके साथ अगर बीच में सपोर्ट करे तो इट कैन बेसिकली बैलेंस चेंज हो सकता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं कह रहा था कि 3 की तरफ अगर आप आए, जो आई डू बिलीव कि शायद अमेंडमेंट सही तरीके से उन्होंने गौर से जल्दी के अंदर रात को किया तो नहीं देखी। ये लिखा हुआ है कि अगर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नॉमिनेट होगा स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी से और फ्रॉम अमंग्स 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनमें से 3 में से एक का नाम भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, अंडर अगर वो रिमेन फ्रॉम द रिमेनिंग अमंग्स द 3 जजेस शैल बी वेयर द नॉमिनी अंडर दिस क्लास डिक्लाइंस, a judge from the remaining judges amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated। इसको पढ़ने से ये लगता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर कर लें कि 3 जजेस अभी मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। फॉर एग्जांपल अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नॉमिनेट किया जाता है और अगर ही टर्न्स अराउंड एंड सेज के नहीं, मैं नहीं बीच में करना चाहता फॉर वट एवर रीजन, तो जो अगला चीफ जस्टिस होगा अमंग्स द 3 मोस्ट सीनियर जजेस, रिमेनिंग जजेस फ्रॉम द रिमेनिंग जजेस अमंग्स द 3 मोस्ट सीनियर जजेस, तो इसको पढ़ने से तो ये लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब के दरमियान में से वो चूज किया जाएगा। shall be provide that where the nominee under the first proviso also declines, then the amongst the 3 more, then the next senior, if he is not amongst the 3 more, shall be nominated to the by the committee। अब इसमें अभाम आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी अगर पहली ऑप्शन ही अगर आगे से डिक्लाइन कर दे तो वो बाकी 2 के अंदर से अपॉइंट किए जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि शायद सेकंड प्रोवाइजो के तहत ये जो लिखा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द नॉमिनी अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो आल्सो डिक्लाइंस, then the next most senior judge, if he is not from amongst the 3 judges, shall be considered nominated by the committee and so on। ये करके इसकी कोई लॉजिक वगैरह सही समझ नहीं आ रही। अगर कोर्ट की जो कि पब्लिकली रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंटेंशन ये है कि जी अगर इन 3 जज साहिबान के अंदर जिसको नॉमिनेट किया जाता तो उनसे बाहर वाले जो सीनियर हैं उनको किया जाएगा नंबर 4 पे जो जज साहब हैं या 5 के ऊपर। दैट डज नॉट सीम टू बी द केस इसकी वर्डिंग के ऊपर। प्रॉबली ये इसकी वर्डिंग के अंदर अभाम सीरियस नौयत का रह गया है, ये बाद में तक तंग कर सकता है अगर गवर्नमेंट के जहन के अंदर ये था। आगे आ जाएं, अब अगर आप देख लें कमीशन के बाद, if we come to and take a look at for example ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, चीफ जस्टिस का मैंने बताया कि 3 साल का टेन्योर कर दिया गया है, और ना सिर्फ 3 साल का टेन्योर कर दिया गया है, उस 3 साल के बाद वो बतौर जज रिटायर्ड तस्वुर होंगे चाहे उनकी जो मर्जी उम्र हो।
आगे जाके 184 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज अब कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस की बात हो रही। 184 के अंदर, और ये भी मुझे नहीं समझ आया कि किस तरीके से इन्होंने ये ड्राफ्ट कार्ड डाला, बिकॉज 184(3) के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की, जिसको आप सुओ मोटो पावर कहते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, आगे प्रोवाइजो में लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट मेक एन ऑर्डर और गिव डायरेक्शन, मेक अ declaration on its own or in the nature of suo moto exercise beyond the contents of application filed in this case. कोर्ट फॉर एग्जांपल, कोर्ट के सामने कोई एप्लीकेशन ही नहीं आती। कोर्ट अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रेस रिलीज या कोई खुद बीच में पकड़ के सुओ मोटो पावर लेता है 184(3) के तहत, उसमें तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो क्या सुओ मोटो की पावर खत्म कर दी गई? आर्टिकल ये 184 के अंदर ये जो प्रोवाइजो डाला गया है, इट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट। हाँ, अगर कोई एप्लीकेशन आई है उसको कन्वर्ट करके एक सुमोटो एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, या 184(3) की पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनके पास पिटिशन के अंदर आता है और उसके ऊपर कोई प्रेयर होती है, वहां तक तो बात चलती है। बट वंस अगेन इसमें भी, और आगे आप रिट्स के अंदर भी देखेंगे, एम्फोसिस और गुफ्तगू शायद ये लग रही है कि जी कोशिश ये है कि जी जो प्लीडिंग्स के अंदर चीज मानी गई है उससे आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर सके। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का कॉन्सेप्ट, और उससे ज्यादा टू डू कंप्लीट जस्टिस, आई थिंक उसको न्यूट्रलाइज करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और वो क्या वो चल सकता है, और क्या आप सुप्रीम कोर्ट को बहुत सीरियसली हैम्पर नहीं कर रहे कि वो प्लीडिंग्स के साथ ही लिमिटेड रह जाएगी, या फिर कोई फरमाइशी प्लीडिंग्स उनके पास होंगी, जमा करवाई जाएंगी, जिनको आगे लेके जाया जाएगा? आई डोंट नो व्हाई दे टैम्परिंग विद इस अंदाज के अंदर, बिकॉज टू माय माइंड अगर 184(3) के तहत कोई पटिशन वगैरह आ रही है, उस वो किसी नौयत की भी और अमेंडमेंट की एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं आगे। अब 199 के अंदर भी इसी तरीके से डाला गया। एक चीज जिसको गलत इंटरप्रेट करके पब्लिकली गुफ्तगू की जा रही थी कि वो जी देखें, ये जो अपील्स वगैरह हैं, अब वो ये 185 के अंदर फॉर एग्जांपल 2D के अंदर उन्होंने कि जी ये लिख दिया, अब ये कि जी फीस बढ़ा दी है, जिसके अंदर तहत फीस नहीं बढ़ाई। 185 फॉर एग्जांपल अगर आप आगे जाके देखें आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 185(3) के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप अपीलें कहाँ कहाँ लाइक करेंगे, और डी में लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट वगैरह अगर 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, ज्यादा अगर होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ऑफ राइट अपील लाई करेगी, अगर नीचे से जजमेंट एट वेरिएंस है, नीचे नीचे दो फोरम्स की। यहाँ पे उन्होंने बढ़ा के 1 मिलियन कर दिया है। वो आई डोंट थिंक इज टू कंट्रोवर्शियल, महंगाई जितनी हो गई हुई है, तो एज ऑफ राइट है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों के हकूक भी खत्म हो गए हैं। वो एज ऑफ 185(3) के तहत लीव सीख करेंगे। बट आई डोंट थिंक इट, ये जिसको जिस तरीके से इसको पब्लिकली इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जी वो इंसाफ की फराहमी महंगी कर दी गई है, नॉट एट ऑल। वो अभी भी CPLA के अंदर जा सकेंगे। और दिस इज नॉट अ फी विच इज बीइंग चार्ज, दिस इज द थ्रेशोल्ड के जिससे ऊपर की मालियत का अगर सब्जेक्ट मैटर हो, तो वहां पर एज ऑफ राइट अपील होगी कि नहीं। आगे अगर आप आ जाइए वापस, कमिंग बैक टू 186A के तहत, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस पहले भी मौजूद थी, मुख्तलिफ कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के दरमियान कर सकते थे। अब यहाँ पे ऐड करके और टू इट सेल्फ कोई केस खींच के सुप्रीम कोर्ट अपने पास भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती है। पहले 186A जो था उसमें लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ट्रांसफर बिटवीन एनी कोर्ट और टू एनी अदर हाई कोर्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी वर्ड ऐड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कोई हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग मामला अपने पास भी मंगवा सकती है। आई डोंट थिंक दैट वुड बी टू कंट्रोवर्शियल। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस तो ये रही है कि पहले जाए नीचे रिट करके आए, हमारे पास आप सीधे क्यों आ गए? तो किन केसेस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपने पास लेके आएगा, दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी एज वेल। आगे आ जाएं, ये 187 के अंदर अगर आप देख लीजिए, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों इंटरफेयर किया गया है, बिकॉज 187(1) का जो सब क्लॉज है, ये होता है इशू एग्जीक्यूशन प्रोसेस सब्जेक्ट टू द कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू सच डायरेक्शंस, orders or decrees as may be to do complete justice,
कंप्लीट जस्टिस का ही मैं जैसे आपको पहले पॉइंट आउट कर रहा था, कंप्लीट जस्टिस की वो चाह रहे हैं कि जी इसके अंदर मुकम्मल तौर पे क्यों तब्दील कर लें, सुप्रीम कोर्ट जो करना चाहे ये तो नहीं हम अलाउ कर सकते। इन एनी केस मैटर उसको थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की है, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर दिस क्लॉज शैल बी पास्ड अदरवाइज देन इन परसुएंस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब बात यह है कि अगर पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस के अंदर अगर आप इसको पढ़ रहे हैं 184(3) के तहत, तो 184(3) की पावर तो अभी भी आपके पास वेस्टेड है। उसको शायद ये लिमिट करना चाह रहे हैं कि जी प्लीडिंग्स के अंदर अगर ये चीजें नहीं लिखी होंगी तो पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस के अंदर जाके आप वो प्लीडिंग से बियॉन्ड जाके नहीं कर सकते। बट टू माय माइंड it sort of doesn't make sense, provided that no order under this clause shall be passed otherwise than in exercise होता है in pursuance of any jurisdiction vested in and exercised by the सुप्रीम कोर्ट। कहना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि आई थिंक कोशिश कम से कम ये कहने की ये रही है कि 187(1) के अंदर आप पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस के अंदर मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें रीराइट नहीं करेंगे, और उसको क्लैम्प करने की कोशिश की है कि आप जो दूसरी ज्यूरिसडिक्शंस मौजूद हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मंसूर अली शाह साहब की जो रिसेंटली जजमेंट आई है उसको क्लैम्प डाउन करने के लिए उसके रद्द अमल के अंदर ये शायद जजमेंट आई है, सॉरी अमेंडमेंट आई है 191 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है डिटर्मिन 3 देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होंगे फॉर सच टर्म एज मे बी नॉमिनेटेड एंड डिटर्मिन्ड बाय द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम। जुडिशियल कमीशन करेगा, इक्वल नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम ईच प्रोविंस होगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं उसके अंदर कैसे, बिकॉज मुझे इस चीज़ की कंफ्यूजन थोड़ी सी आगे हो रही थी। आई वंडर इफ इट हैज बीन थॉट थ्रू और नॉट। अभी तक ये करके सीनियर मोस्ट जज यहाँ पे आ गया, सीनियर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होगा, आपने बेंच तो बना दिया, ठीक है, वहां पे बैठ के नॉमिनेट कर दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ नो बेंच शैल बी ये करके। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ने से ये लगता है कि बेंच लिखा हुआ नॉट लेस देन 5, तो इसको पढ़ने से शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर व्हाट इज सरप्राइजिंग टू मी इज कि आधे से ज्यादा जजेस अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ केसेस के लिए ही, वहां पे जो लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस हैं पहले गुफ्तगू हो रही थी उसके लिए बैठेंगे, और ज्यादा काम जो मौजूद है जो कि अपीलों का और सीपीए एज ऑफ राइट जितनी है उनके लिए, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट चीज है 3 अगर आप पढ़े, नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शैल एक्सरसाइज फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट नेमली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट 184 आ गया सारे का सारा, ठीक है, 184(3) भी इसमें आ गया। appellate jurisdiction under clause 185(3) where the judgment of our constitutionality। अब इशू क्या है 185(3) के अंदर कि सीपीएलए भी जो जितनी आएंगी पिटिशन फॉर लीव टू अपील जितनी आप जमा करवाएंगे उसके अंदर भी उन्होंने ये कह डाला है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ या सब्सटैंशियल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Now that is going to be a problem यहाँ पे फंडामेंटली, बिकॉज इसके ऊपर हर नौयत के मुकदमे के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर रिट कोई आ रही है ऊपर जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई इशू आ जाता तो क्या डज दैट इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे वायरी साहब ने चैलेंज किए वो है, बट मिक्स्ड नौयत की भी चीज़ें होंगी। अब वहाँ पे जाके ये क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ पे जाएगा और क्या वो रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र कर रहा होगा। अभी तक ये भी नहीं पता चला कि ये डिटर्मिनेशन करेगा कौन से बेंच के पास लगेगा और ये किस तरीके से मार्क हो रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन वो अगर उन्होंने रखनी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास वो ठीक है, बट 3B जो है इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम आई कैन फोरसी अभी से, और आगे जाके लेट्स सी हाउ इट गोस। बट आई थिंक जो रूल्स वगैरह और उसका जो मैकेनिज्म बनेगा वो दैट विल हैव टू बी रिजॉल्व्ड। जो ऑलरेडी पेंडिंग है, नॉट लेस देन अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 5 जजेस टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ सीनियर जजेस शैल हेयर or dispose of such matters। अब ये जो सारे के सारे सीनियर मोस्ट होंगे वो ये सारे सुनेंगे, जूनियर मोस्ट अपीलें सुनेंगे आई गेस।
और एक बेंच सुनेगा, दो भी हो सकते हैं, कितने होंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग अपील्स और रिव्यू एप्लीकेशन जितनी ऑलरेडी पेंडिंग है सारी की सारी इसके तहत वो भी ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो अब कौन सी किसके पास जाती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि 5 जजेस बैठा करेंगे। एक तरफ बात ये थी कि जी जजेस बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है ये करके, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये सारे के सारे पांच पांच के पांच इकट्ठे बैठ के करेंगे। अमेरिका में तो खैर उनका यही होता है कि जी सारे के सारे बैठ के इकट्ठे डिसाइड करते हैं, मगर वंस अगेन वो सुनते साल साल के अंदर 30-35 केसेस हैं। यहाँ पे तो अल्लाह जाने ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन वाले, और ये कौन इंटरप्रेट करेगा, और अगर ऑफिस करेगा तो उसके अगेंस्ट अपील किसके पास जाएगी, office appeal administrative. It's going to be a strange sort of a situation. We're entering into where no man has gone before, new territory. ये ट्रांसफर भी हो जाएंगे सारे के सारे केसेस। आगे अगर आप आ जाएं, कितने होंगे ये भी 5 जजेस की हमने बात की हुई है। अब क्या सारे के सारे सिर्फ एक ही बेंच होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, दो भी हो सकते हैं। और लिखा हुआ है नॉट लेस देन 5, सो 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं करके। अब आगे आ जाइए 193 के ऊपर, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट है। वहाँ पे लिख दिया गया कि 10 साल की वकालत होनी चाहिए, और 40 साल का पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज। सो उम्र घटा दी है काफ़ी। आई वंडर हाउ यूजफुल 10 साल की एक्सपीरियंस के साथ, और 10 साल एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, यानी 12 साल का तक कम अज़ कम होना चाहिए स्टैंडिंग वगैरह। और जुडिशल ऑफिसर की भी 10 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए। वहाँ से भी आ सकते हैं और वकीलों के अंदर से भी आ सकते हैं नीचे हाई कोर्ट के अंदर। और अगर जो वकालत का टाइम था वो भी इसके अंदर गिना जाएगा जुडिशल ऑफिसर का। और अगर वो वकालत से वापस आ गए हुए हैं तो जुडिशरी से वापस आ गए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, तो वो वाला टाइम गिना जाएगा उसकी हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन। 199 के अंदर this is one of the strangest thing that I've come across. कि सुओमोटो का तो उन्होंने लिख दिया है कि जी सुओमोटो की तो पावर हाईकोर्ट के पास पहले नहीं। 1A में ये डाल दिया है कि डेक्लरेशन बियॉन्ड मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है मीना बेगम और ये सारे का सारा वो घटाने की कोशिश की है, और कहा है कि जो डेक्लरेशन या डायरेक्शन जो मांगी गई है वो सिर्फ हाईकोर्ट उससे ज़्यादा नहीं दे सकेगा। इंटरेस्टिंग चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और ये अजीब सी चीज है, 199 को उन्होंने यहाँ पे टच नहीं किया लेकिन 202 ए के अंदर जाके टच कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट यहाँ पे बनेंगे, और बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट बनेंगे कंप्राइज जजेस एज टर्म एज में भी नॉमिन, जो ये भी जुडिशल कमीशन बना के करेगी। सीनियर जज हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, उसके अंदर ही कोर्ट के अंदर ही अलहदा बीच में बेंचेस बना दिए गए हैं। No bench of high court other than a constitutional exercise jurisdiction of the high court. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आम दूसरे जजेस के अगेंस्ट सुन नहीं, वो 199 में तो नहीं, मेरे ख्याल में अभी भी सुन सकता। बट इंटरेस्टिंग चीज, ऑल पिटिशंस अपील्स वगैरह 199 के तहत शैल बी डिसाइडेड बाय बेंचेस, जो कि ये रिट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सिर्फ सारे के सारे सुने। बट स्ट्रेंज चीज क्या, सब पैराग्राफ 1 ऑफ पैराग्राफ ए, यानी कि जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द weirdest थिंग दैट देव गॉन ahead एंड डन, के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर उन्होंने आई थिंक जल्दी में शायद ये ड्राफ्ट वगैरह किया, या ये 199 अगर आप फॉर एग्जांपल पढ़ें, एंड दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, आई थिंक ओवरसाइट शायद है 199 को अगर आप पढ़ें, तो 199 के अंदर लिखा हुआ है कि 1 का जो ए है 199 1 ए 1 डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग, एक डायरेक्शन की देने की पावर या उनको रोकने की पावर, वो तो उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। मगर ये जो टू एट डिक्लेरेशन जो है विद इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कानून को अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल करना, नो लॉफुल अथॉरिटी, वो वाली पावर उसके अंदर दी ही नहीं हाई कोर्ट को। अगर आप गौर से यहाँ पे ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को 199 1 का ए और दूसरा सी को उन्होंने कर दिया
बी की जो पावर है, फॉर एग्जांपल हेबियस कॉर्पस, और उसके साथ साथ ये जो है को वारंटो, वो अभी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो होंगे उनके पास होगी। बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इधर आएगी, और सी के अंदर भी कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की ये आ रही है कि टू पता नहीं क्यों छोड़ डाला है, ए टू जो कम अज कम खास तौर पे आना था, बिकॉज या तो सारी ये वाली जो रिटें हों, ये कम से कम A1 और ए रोमन टू कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास होनी चाहिए थी। इनको डिवाइड करने का मुझे तुक नहीं समझ आया, और आई डोंट थिंक दैट वाज द इंटेंट एट ऑल, या आई थिंक ओवरसाइट लग रही है A1 का, बिकॉज A2 मेरे ख्याल में वो भूल गए, और B1 और B2 उन्होंने शायद उन्हीं जजेस के पास छोड़ना था। डिक्लेरेशन की पावर एक कोर्ट को दे दी है, जबकि वो रिस्ट्रेन करने की पावर दूसरे को दे दी है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आ रही नजर आ रही है, अमेंडमेंट के अंदर 199 के अंदर, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम आगे। अब आगे अगर आप थोड़ा सा और चल पड़े 199 के बाद, 40 एज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट बेंचेस वगैरह, इसमें भी देखेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हैं फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट के फॉरेन नहीं बन रहे। ये तब बनेंगे अगर आप यहाँ से पढ़ें, हाई कोर्ट के अगर प्रोविंशियल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करेगी, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मजलिस शूरा अगर पास करेगी, तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे। और एक सेकंड जरा ठहरें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या होने लगा? बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे जो कि उसके मेरे ख्याल में वहां पे तो हैं ही, मेरे ख्याल में 5 या 7 टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेट्स टू द वेबसाइट एंड सी के हाउ मेनी जजेस आर देयर, और उनमें कितनों का बेंच बनेगा। 7 जजेस यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है, 7 जजेस होंगे, एक होगा, दो होंगे, कैसे होंगे? हाउ विल दैट अफेक्ट द राइट टू फाइल अपील्स एज वेल? कॉन्स्टिट्यूशनल का अगर बेंचेस आपने बनाने शुरू कर दिए, फॉर एग्जांपल, एक चीज तो सबसे ज्यादा भी बीच में सूझी है 199 के तहत, व्हाट हैपेंस टू द लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस? बिकॉज लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के अंदर तो अगर एक से ज्यादा जज अगर रिट सुन रहा है, तो आईसीए तो फिर लाई नहीं करेगी, उसकी अमेंडमेंट का क्या होगा? आई डोंट थिंक दे लुक्ड एट दैट एट ऑल। और बिकॉज वहां पे अपील लाए करती है इंट्रा कोर्ट अपील, अगर एक जज ने सुना हो, अगर एक से ज्यादा ने अगर सुन लिया तो वो आईसीए उड़ गई, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या डायरेक्टली जाया जाएगा? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, जाएगा कि सीपीएलए की जाएगी। सो द कॉम्प्लिकेशंस जो इसके अंदर नजर आ रही हैं वो मल्टीप्लाई होते हुए और 199 के अंदर आए वो। खैर, एक दो चीजें जो उसके अंदर पहले वाले ड्राफ्ट्स में आई थी कि हेबियस कॉर्पस सिक्योरिटी मामलात के अंदर से, वो उन्होंने, आई मस्ट गिव क्रेडिट, कि उन्होंने नहीं आने दी पॉलिटिकल लोगों ने, बट दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम आगे नजर आ रही है। अब आगे, अच्छा, दूसरा ये कहना चाह रहा था कि रेजोल्यूशंस पास होंगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट वाले जाके होंगे। अब ये फॉरन कर देते हैं कि ये सिर्फ एक चीज है जो डराने के लिए रखी गई है, आई डोंट नो, वील सी आगे जाके क्या होता है। फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर 203 सी के अंदर पहले ये था कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जज चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था। अब फेडरल शरीयत कोर्ट का जज भी बीच में चीफ जस्टिस बन सकता है इसके तहत, या कम से कम क्लैरिफाई किया, शायद पहले भी बनता हो वगैरह, बट ये चीजें, और अ जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी चीफ जस्टिस इनका बन सकता है। 19वें नंबर के ऊपर अगर आप आ जाएं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि अपील अगर जमा होगी तो इंडेफिनेटली स्टे हो जाएगा उसका फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट। अब ये लिख दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट पे ओनस डाल दिया गया है कि 12 महीने के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, और डिसीजन शैल टेक इफेक्ट वेयर आफ्टर कि 12 महीने के बाद कोई भी डिसीजन सुप्रीम कर लेता तो फौरन अन इस्लामिक डिक्लेयर कर देता, तो फौरन लागू नहीं होगा। 12 महीने के लिए वो चीज सस्पेंडेड तस्वर होगी, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को सस्पेंड करता है तो फिर इंप्लीमेंट नहीं होगी, वरना इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ। आगे जाके अगर आप देख लीजिए 20 के अंदर 208 के अंदर ये उन्होंने किया है, उन्होंने अमेंड करके कोर्ट स्टाफ के बारे में कोई इतना रेलेवेंट नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट की जगह अब वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी स्टाफ वगैरह वो खुद ही वहाँ पे 208 में क्या लिखा हुआ था, एक दफ़ा पढ़ ही लेते हैं। 208 में ये लिखा हुआ था कि फ्यूजन फ्यूजन
208 को अगर हम जाके खोलें और 208 में offices of the Supreme Court and Federal Shariat Court with the approval of President and a High Court with the approval of the Governor make rules providing for appointment of the court officers और उसके जो employment के जो rules थे वो होंगे इसको change करके इन्होंने इसके अंदर add कर दिया है 208 के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट एंड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इसके अंदर जो पहले लिखा हुआ था हाई तो अगर ये इसको तब्दील कर दिया है सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट की जगह लिख देंगे इस्लामाबाद क्लैरिफाई कर दिया है पहले वहां पे चूंकि गवर्नर नहीं मौजूद था तो अप्रूवल ऑफ द गवर्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो गवर्नर नहीं होता तो वहां पे उन्होंने इसको तब्दील करके इधर ऐड कर दिया कि इस्लामाबाद विच इज़ लॉजिकल आई थिंक आगे अगर आ जाए आर्टिकल 209 के अंदर जज साहबान के लिए इसके अंदर प्रिंसिपली उन्होंने तब्दीली यही की है कि सेटअप अभी भी है 225 125 पहले चीफ जस्टिस वही रखा और तब्दीली ये की है कि अब प्रिंसिपली इन्होंने जाके इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर भी रिमूवल का ग्राउंड ही शुड बी रिमूव फ्रॉम ये करके और इनएफिशिएंसी के ऊपर भी ये हो सकता है करने के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑब्जर्व की जाएगी काउंसिल शाल इशू तो अगर इसमें ये डाल दिया तो अब क्या नहीं होगी कि पुरानी वाली कोड ऑफ कॉन्डक्ट अप्रूव होगी दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज वेल जो यहाँ पे अराइज होता है आगे जाके अगर आप देख लें 215 के अंदर अब इन्होंने ऐड कर दिया है हाँ ये 215 के अंदर इन्होंने ये ऐड कर दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर टर्म एक्सपायर भी हो जाएगी और अगला जब तक अपॉइंट नहीं होता और मेंबर की भी वो कंटिन्यू करता रहेगा आई एम सॉर्ट ऑफ नहीं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती या अगर नहीं कर सकते डेडलॉक तो पिछला वाला ही चलता रहेगा क्या जल्दी वो फिर पिछले वाले को अगर कंटिन्यू करवाना टर्म के बगैर इंडेफिनेटली तो ये भी एक तरीका हो सकता है आगे आ गया 23 और रेफरेंस टू इस्लामिक जुडिशल इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के पास पहले लिखा होता था कि 20% 2/5 होना चाहिए था वहां पे 1/4 कर दिया 25% अगर लोग एक सेकेंड अगर रेफर करना चाहें 229 देख लेते हैं तो 20 से 25 थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है टू रेफर मैटर्स टू द इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल और साथ इस्लामिक प्रोविजंस के अंदर 5% आई डोंट थिंक इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा जहाँ पे 20 और 25 वाला है तो ये इस्लाम शल भी लिखा हुआ था 229 के आर्टिकल में 2/5 जहाँ पे लिखा हुआ है 2/5 of the full total membership of the governor of a province या फिर or if two of its the president or governor of a province or if 2/5 of its total membership so requires a house or a provincial assembly shall अब ये 25% हो गया हुआ है रेफर मैटर टू के जी कोई चीज़ आना इस्लामिक है कि नहीं और अगर और यहाँ पे साथ ये ऐड कर दिया गया है कि फाइनल रिपोर्ट जो है वो अगर लाए होगी पार्लियामेंट के सामने तो 12 महीनों के अंदर एक साल के अंदर उन्होंने कंसिडर भी करनी है बट कंसिडर करने के बाद नहीं करते तो उसकी क्या वायलेशन होगी उसका क्या असर होगा वो यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ उसके बाद फिर जाके 255 के अंदर के ओथ कौन लेता है उसमें ये ऐड कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस के को पावर दे दी गई हाई कोर्ट को या प्रोविंस को कि वो नॉमिनेट कर सकता है कि किसने ओथ लेना है किसी ऑफिस होल्डर से अगर कोई जो नॉमिनेट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो नहीं बीच में ओथ ले सकता ताकि डेडलॉक वगैरह ना हो मुख्तलिफ करने के लिए अवार्ड्स जो दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहाँ पे नर्सिंग वगैरह थे वहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया कि साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन आर्ट्स और पब्लिक सर्विस के तहत भी उन चीज़ों के लिए भी आपको नेशनल अवार्ड्स मिल सकते हैं
ये एक ट्रिकी चीज़ आई है जो कि स्लिप इन की गई और शायद पहले दोस्तों को नहीं पता था, अब दोस्त देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आजकल ये मामला चल रहे हैं और लेजिस्लेशन काफ़ी चल रही है कि कैंटोनमेंट एरिया के अंदर क्या वो टैक्स वगैरह या फ़ी वगैरह या कोई सरचार्ज चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। इसके अंदर ये लिख दिया गया है कि पहले इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा था कि नीचे कैंटोनमेंट वालों को ये हक दे दिया गया है कि वो टैक्सेस और फीस वगैरह करेंगे, नहीं। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको याद होगा 18वीं तरमीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स और वो सारे के सारी वो जो पावर्स वगैरह हैं वो भी अभी भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन रहेगा। वो डेलीगेट सॉरी नीचे भी प्रोविंसेस को दे दी गई थी, डिवॉल्व हो गई थी। अब यहाँ पे ये है कि फर्स्ट स्केड्यूल में पार्ट 1 के अंदर जो कि फेडरल लिस्ट है उसमें ये ऐड कर दिया गया कैंटोनमेंट एरियाज के अंदर उनके ताल्लुक रखने वाले लोकल टैक्सेस, फीस, सेस, चार्जेस और सच एरियाज पार्लियामेंट लगाएगी। अब बात यह है कि पार्लियामेंट ने अगर ये पावर कैंटोनमेंट को कैंटोनमेंट एक्ट में दे दी हुई है तो क्या वो एक्सेसिव डेलीगेशन होगी? इसको अभी इंटरप्रेट किया जाएगा कि वो भी अभी भी ये जो टैक्सेस और लोकल फीस और सेस लगाने ये सिर्फ के और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती। तो ये थी अमेंडमेंट्स। ही देखिए आई हैं, मकसद आपके साथ गुफ्तगू करने का। हर अमेंडमेंट के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर तो डिटेल में बात हो सकती है आपकी, और और मैंने ज़्यादा अच्छी हैं बुरी हैं क्या हैं वगैरह वो आप अपना जहन खुद बनाइए। देर आर सर्टन थिंग्स जो कि मेरे नज़दीक आई थिंक आगे जाके वर्केबल होंगी नहीं होंगी वो देखी जाएंगी। फैक्चुअली ये हुआ है कि पार्लियामेंट ने अपना इट सीम्स के अपनी पावर असर्ट की है ओवर द अपॉइंटमेंट इन द जुडिशरी। दुनिया में होती है इस तरीके से। अब वेदर जुडिशरी का जो स्कोप था अपना अपने आप को रेगुलेट करने का वो काफ़ी कट डाउन हुआ है। अब ये क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर आप उनको अगर आप रिव्यू कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे असरअंदाज होती है कि नहीं, एफिशिएंसी अल्टीमेटली तो आप जाके वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही पुट अप कर रहे हैं। बट वंस अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स दीज आर थिंग्स जो कि यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और वंस अगेन आपकी क्या पॉलिटिकल लीनिंग है वो डिटर्मिन करेगी कि आपको पसंद आती हैं कि नहीं। बट द थिंग्स दैट आई पॉइंटेड आउट विच डोंट सीम टू बी वर्केबल, जो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस के साथ भी चेंज किया गया है, आई रियली थिंक कि उनमें काफ़ी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की करने की। और उनको मेरे ख्याल में 119 की 9 की हद तक तो मेरे नज़दीक शायद गलती है, टाइपोग्राफिकल एरर विच पॉसिबली नीड्स टू बी फिक्स्ड। सो आई होप जो अमेंडमेंट्स तो आ गई हैं, आई होप आगे ज़्यादा टर्बुलेंस वगैरह नहीं ना हो। किस तरीके से ये चलेगा, क्या होगा मामला वगैरह, उसके मुताबिक देखा जाए। जो चीज़ भी हो लेट्स होप के पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और इंसाफ की फराहमी के लिए भी बेहतर हो। अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर कीजिएगा, ओपिनियन के ऊपर शेयर करें। अगले वीडियोस के अंदर थोड़ी सी और डिटेल के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।